हमारा आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 1 कौमी आमदनी नेशनल इनकम में से है। कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात, आपको सफ़ा नंबर 2 पर यह हेडिंग नज़र आ रही होगी। कौमी आमदनी के माहिरीन मुआशियात ने मुख्तलिफ तसव्वुरात पेश किए हैं और यहाँ आपको 6 तसव्वुरात के बारे में बताया जाएगा। पहले 2 तसव्वुरात बहुत ज़्यादा अहम हैं। देखने में बज़ाहिर ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन बहुत बुनियादी फ़र्क है इनमें, और फ़र्क भी सिर्फ एक लफ्ज़ का है। पहला तसव्वुर है ख़ाम मुल्की या दाखिली पैदावार, दूसरा है ख़ाम या मजमूई कौमी पैदावार। पहले तसव्वुर में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है मुल्की, दूसरे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है कौमी। सबसे पहले इन तारीफ़ों को समझने से पहले आपको मुल्की और कौमी का फ़र्क मालूम होना चाहिए। मुल्क किसे कहते हैं, मुल्क कैसे बनता है? मुल्क जोग्राफियाई हदूद रखने वाले एक इलाके को कहते हैं। अब जैसे पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को एक मुल्क का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसकी जोग्राफियाई हदूद का तर्जुम कर दिया गया था। अब चाहे इस जोग्राफी हदूद के अंदर सिख रहते हों, ईसाई रहते हों, मुसलमान रहे हैं, या कोई अफ्रीका या चीन से आए हुए लोग यहाँ पर रह के पढ़ रहे हों, काम कर रहे हों, कोई भी हो, अगर वो इस पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, इसकी जोग्राफी हदूद है, इसके अंदर रहकर पढ़ रहा है, काम कर रहा है, तो वह इस मुल्क में शामिल। और अब दूसरा लफ्ज़ है कौम। कौम किसे कहते हैं? कौम एक ख़ास नज़रिया रखने वाले अफराद के मजमूए को कहते हैं। जैसे पाकिस्तानी कौम ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो पाकिस्तान का नज़रिया अपनाते हैं और उसे मानते हैं, उन तमाम अफराद को हम पाकिस्तानी कौम कहते हैं। अब पाकिस्तानी कौम के अफराद पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान की जोग्राफी हदूद के अंदर भी रहते हैं, यहाँ रहकर भी काम करते हैं ज़्यादातर, अक्सरियत जो है। और कुछ पाकिस्तानी अफराद वो बैरून ममालिक जाकर भी काम करते हैं और पढ़ाई के लिए भी चले जाते हैं। तो वो वहाँ जाकर उनकी कौमियत बदलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना नज़रिया नहीं बदला। वो अमेरिका में जाकर, चाइना में जाकर भी पाकिस्तानी ही कहलाते हैं। क्यों? उनकी कौम, उनका नज़रिया उनकी पहचान बन रहा है। तो कौम और मुल्क में क्या फ़र्क है? मुल्क में शामिल होंगे जो जोग्राफी हदूद के अंदर हों, और कौम क्या है? जो एक ख़ास नज़रिए की बुनियाद पर हो। अब यहाँ जो कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात दिए गए हैं, ख़ाम मुल्की या दाखिली पैदावार, पहला तसव्वुर। अब यहाँ मुल्की का मतलब जो आपकी जोग्राफी हदूद के अंदर है, जैसे मैंने मुल्क की तारीफ़, मुल्क का मतलब आपको समझाया। अब जोग्राफी हदूद अंदर अंदर जो आ जाता है शख्स, हम कहते हैं वो दाखिल हो गया, तो दाखिली पैदावार। तो अब दाखिली पैदावार में क्या होगा? वो तमाम अशिया और ख़िदमात जो एक मुल्क की जोग्राफी हदूद के अंदर ही पैदा हों। अब जो भी डॉक्टर, असातिज़ा, जो भी लोग काम करते हैं, या किसान कोई काम करता है, बढ़ई कोई काम करता है, या कोई और मज़दूर कोई काम करता है, मकानात बनाते हैं, रोड बनाते हैं, बसें बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो अपने मुल्क की इस हदूद के अंदर रहकर जो भी काम करेंगे, जो भी अशिया और ख़िदमत पैदा करेंगे, यहीं के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, तो वो तमाम अशिया और ख़िदमत का जो मजमुआ है वो मुल्की या दाखिली पैदावार कहलाता है। अब इसमें का वाज़ेह तौर पर मिसाल में आप ये भी ले सकते हैं, ऐसे इंडिया का या फिर चाइना का कोई शख्स यहाँ आ गया है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के ही वसाइल, यानी पाकिस्तान के ही मज़दूरों को इस्तेमाल में लाकर, पाकिस्तान की ही मशीनरी को इस्तेमाल में लाकर, वो यहीं के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए कोई भी शय या खिदमत पैदा करता है। या अब अमेरिका को कोई डॉक्टर यहाँ आ जाता है, यहाँ कर क्या करेगा? वो यहाँ का पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करेगा। तो जो उसने अपनी खिदमत मुहैया की हैं, खिदमत पैदा की हैं, वो इन पाकिस्तानी लोगों के इलाज के लिए की। तो पाकिस्तानी हदूद में रहकर उसने ये काम किया। तो जो भी पाकिस्तानी हदूद के अंदर रहकर अशिया पैदा करता है या खिदमत पैदा करेगा, अब वो चाहे अमरीकी है उसकी कौमियत, चाहे उसकी अमरीकी चीनी है, चाहे उसकी कौमियत जापानी है, कोई भी है, या हिंदुस्तानी है,
रहकर तो वो पाकिस्तानी जोग्राफी हदूद के अंदर काम कर रहा है ना, अशिया और खिदमत पैदा कर रहा है, इसलिए उनकी पैदाशुदा अशिया और खिदमत खाम मुल्की या दाखिली पैदावार ही पाकिस्तान की कहलाएगी। पाकिस्तान के जो लोग पैदा करते हैं अशिया और खिदमत वो भी शामिल हैं, और जो दूसरी कौमों के अफराद भी इस जोग्राफी हदूद के अंदर काम करते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब एक बार स्टेप पेज की रीडिंग कर लेते हैं। खाम मुल्की या दाखिली पैदावार से मुराद किसी मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर एक साल के दौरान अपनी ज़मीन, मेहनत, सरमाया और दीगर वसाइल की मदद से हतमी अशकाल में पैदा करदा अशिया और खिदमत की ज़री मालियत का मजमूआ है। इस तारीफ़ में जो अहम अल्फाज हैं वो कौन से हैं? एक, मुल्की लफ्ज़ और दाखिली को वाज़े करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जोग्राफियाई हदूद के अंदर, यानी ये नहीं कि पाकिस्तान की हदूद से बाहर चले जाएँ, पाकिस्तानी हदूद के अंदर रहते हुए। अरसा वक्त भी मखसूस बता दिया है, वो 1 साल का है। अशिया और खिदमत पैदा कैसे होंगी? तमाम मामले ने पैदाइश की मदद से, तो उनके नाम भी लिख दिए हैं। ज़मीन, मेहनत, सरमाया और दीगर वसाइल जितने भी हैं उनकी मदद से जो भी अशिया और खिदमत पैदा होंगी। अब ये जो अशिया और खिदमत पैदा होंगी ये हतमी अशकाल इनकी लेंगी। हतमी अशकाल का मतलब फ़ाइनली अब वो तैयार हो गई हैं इस्तेमाल के लिए। अब जैसे किसान कपास की फसल उगाता है, कपास आ जाती है हमारे पास, तो कपास के आने के बाद अब कपास की मदद से धागा बनता है, धागा बनने के बाद वो कपड़ा बन जाएगा। हमने इसकी जो दरमियानी सूरत हाल है, अगर तो धागे को धागे के तौर पर इस्तेमाल करना है तो वो उसकी हतमी शक्ल है, वो वही कंसीडर होगी। लेकिन हाँ, अगर वो धागा मज़ीद कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करना है तो वो धागा क्या है, वो उसकी दरमियानी सूरत हाल है कि वो फ़ाइनल नहीं है। फ़ाइनल क्या है? उस धागे की मदद से कपड़ा बनाना। तो जो कपड़ा बनेगा वो उसकी हतमी शक्ल होगी कपास की। तो हमने हतमी अशकाल में जो अशिया और खिदमत पैदा होंगी वही लेनी है। अब ये जो हतमी अशकाल में अशिया और खिदमत पैदा हो जाती हैं ये बाज़ार में जाकर हम बेच फ़रोख्त भी कर देते हैं। इसके अलावा ज़र की सूरत में या हम आपस में भी लेन देन करते हैं, तब भी हम ज़र की सूरत में लेन देन करेंगे यानी ज़री मालियत के तौर पर, तो फिर वो इसमें शामिल है। जिसमें ज़री मालियत के लिहाज से यानी रुपया पैसा शामिल नहीं होता, बस आपने कपास दे दी और गंदम ले ली, कुछ भी इस तरह से बराह रास्त बात के वो इसमें शामिल है। तो ज़री मालियत के मजमूए को हम खाम मुल्की पैदावार कहेंगे। अहम नुकात क्या हैं? एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। जोग्राफियाई हदूद, 1 साल का मखसूस अरसा, तमाम अमलीन पैदाइश का इस्तेमाल होना, और जो अशिया और खिदमत पैदा होंगी उनका हतमी शक्ल लेनी है, उनकी दरमियानी सूरत हाल नहीं लेनी, और उनकी हतमी शक्ल का भी ज़री मालियत का मजमुआ लेना है। अब ज़री मालियत का मजमुआ इसलिए लिया जाता है कि ज़र की सूरत में उनके तमाम अशिया और खिदमत को जमा करना, इनका मजमुआ करना वैसे आसान नहीं है। मसलन अब किसी ने ये माल्टे उगाए हुए थे, किसी ने केले उगाए हुए थे, किसी ने गंदम उगाई है, किसी ने कपास उगाई है, किसी ने कुर्सी बना दी है। अब एक मुल्क की हदूद के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ़ लोगों ने ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें पैदा की हैं या खिदमत पैदा की हैं, डॉक्टर ने खिदमत पैदा की हैं अपनी, तो इन सब को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? माल्टों में आप रुई को जमा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे जमा करेंगे? 1 2 3 4 गिनती नहीं है। तो इन सब को जमा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? हर एक को आप ज़र के बदले पहले समझ लें, यानी हर एक की ज़र की सूरत में कीमत निकालें। अब माल्टों को भी हम रुपयों की सूरत में बदल सकते हैं कि माल्टों के बदले कितने रुपए मिले, डॉक्टर की फ़ीस के तौर पर डॉक्टर की खिदमत के बदले कितने रुपए मिले, केलों के बदले कितने रुपए मिले। तो ये जो भी रुपयों की सूरत में तमाम अशिया की मालियत आ जाएगी। तो ये रुपये क्या हैं? ये ज़र हैं। तो ज़र की सूरत में तमाम अशिया की मालियत आ गई। मालियत का मतलब इनकी कदर व कीमत आ गई। तो अब ज़र को तो हम जमा कर सकते हैं क्योंकि सभी इकाइयाँ यहाँ पर एक ही जैसी हैं, इसमें कोई किलो कोई ग्राम में नहीं है, सभी एक जैसी हैं। रुपये 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 रुपये, सो माल्टों के रुपये, केलों के रुपये, कपास के रुपये, गंदम के रुपये, इन तमाम रुपयों को जब जमा करेंगे तो ज़री मालियत का मजमुआ बन जाएगा। इस तरह से अशिया व खिदमत का मजमुआ करना आसान होता है, इसलिए ज़री मालियत को ही ज़्यादातर यहाँ पर कंसीडर किया जाता है अहम अल्फाज के तौर पर। तो गोया खाम मुल्की पैदावार किसी मुल्क में तमाम सरफ़ी अशिया की
अब देखें, अब जो पहली तारीफ़ मजमुआ है तक का हमने हिस्सा पढ़ा है, वो अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ़ की झलक इसमें नज़र आती है कि तमाम अशिया व खिदमात की पैदावार का मजमूआ, इन पैदाशुदा अशिया। अब जो आगे बात हो रही है, इसमें प्रोफेसर फ़िशर ने जो कौमी आमदनी की तारीफ़ दी थी उसकी झलक नज़र आ रही है। उनके नज़दीक कौमी आमदनी तमाम सर्फ होने वाली अशिया व खिदमात का मजमूआ लेते हैं। तो अब यही अशिया व खिदमात जो ज़री मालियत का मजमूआ हमने लिया है, जो पैदा हुई हैं, यही लोग इस्तेमाल करेंगे। ज़री मालियत के बदले ही इन्हें लेकर इस्तेमाल करते हैं ना। तो इस्तेमाल के लिहाज से ये क्या अदा करते हैं, ये कीमत अदा करते हैं। तो वो कीमत दोबारा से ज़री मालियत का मजमूआ उन्हीं अशिया और ख़िदमात की। अब फ़र्क क्या है, अब हम सार्फ़िन से पूछ कर रहे हैं। पहले जिन लोगों ने इन्हें पैदा किया था उनसे पूछ कर हम कौमी आमदनी को जमा कर रहे थे। तो सरफ़ी अशिया की मालियत में इसमें शामिल होंगी। फिर अब ये अशिया सिर्फ फ़ाइनल खर्च के तौर पर, इस्तेमाल के तौर पर ही तो नहीं इस्तेमाल होती। हम बाज़ात सरमायाकारी या आमदनी को मज़ीद बढ़ाने के लिए भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं। सो सरमायाती अशिया की सरमायाकारी भी इसमें शामिल होगी। अशिया और ख़िदमात पर सिर्फ हम आम आवाम ही, यानी हम आम अफराद लोग ही तो ख़र्च और ये सरमायाकारी नहीं करती, हमारी हुकूमत भी करती है। ये रोड्स, बिल्डिंग्स सब कुछ बनाने में जो तामीराती कामों पर ख़र्च करती हैं। सो अशिया और ख़िदमत पर जो हमारी हुकूमत ख़र्च करेगी, सरकार ख़र्च करेगी, वो सरकारी सरमायाकारी भी इसमें शामिल है। फिर इसके अलावा दीगर ममालिक से बरामद होने वाली सार्फी दरामद व बरामद का मजमूआ, यानी बैरून ममालिक से जो अशिया हम दरामद करते हैं उन्हें हमने निकाल देना है इसमें से। क्यों, वजह क्या है, यहाँ देखिए इस फार्मूला में खाम मुल्की पैदावार का जो फार्मूला लिखा गया है, सर्फ जमा सरमायाकारी जमा हुकूमत के अखराजात जमा बरामदात माइनस दरामदात। सर्फ, सरमायाकारी, हुकूमत के अखराजात, ये तीनों जमा हो रहे हैं क्योंकि ये हमारे मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर रहते हुए जो अशिया खिदमत पैदा हुई थी उन्हें ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ही खर्च करते हैं, इसलिए ये इसमें शामिल है। जबकि जो दरामदात हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगी। इसकी वजह ये है, दरामदात वो अशिया होती हैं जो बैरून मुल्क से हम मंगवाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। वो तो बाहर के लोगों की पैदावार है ना, बाहर की मुल्क की हदूद के अंदर बनी है, वो हम पाकिस्तान की हदूद के अंदर नहीं बनी, इसलिए उन्हें हम इस मुल्की पैदावार वाले में शामिल नहीं करेंगे। जबकि जो बरामदात हैं उन्हें हम शामिल करेंगे क्योंकि बरामदात वो अशिया होती हैं जो हमारे मुल्क की हदूद के अंदर बनी हैं और हम उन्हें बाहर के लोगों को फ़रोख्त कर रहे हैं। पैदा तो वो यहीं हुई थी ना। अब चाहे इस्तेमाल वो पाकिस्तान में हो, चाहे इस्तेमाल वो बाहर के मुल्क में हो, जो पाकिस्तान की हदूद के अंदर अशिया बनी है और जो वो इस्तेमाल करते हैं उन अशिया को सिर्फ वही खाम मुल्क की पैदावार में शामिल होंगे। तो खाम मुल्क की पैदावार का जो तसव्वुर है ये आप अच्छे से याद करें, इसे पढ़ें। और बिल्कुल इसी के साथ दूसरा तसव्वुर दिया गया है इसके बाद खाम कौमी पैदावार का। तो उसकी एक लाइन पढ़ लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पर फ़र्क समझ आ जाए। खाम कौमी पैदावार से मुराद मुल्क में एक साल के अरसे में पैदा होने वाली तमाम तैयारशुदा अशिया व खिदमात की हतमी ज़री मालियत ली जाती है। अब यहाँ सरसरी तौर पर मुल्क कह दिया गया है, मुल्क का मतलब यहाँ कौम कहना है कि किसी कौम के तमाम अफराद मिलकर अशिया व खिदमात की जितनी भी मिकदार एक साल के अरसे में तमाम वसाइल को इस्तेमाल में लाते हुए पैदा करते हैं, उन तमाम अशिया व खिदमात की हतमी ज़री मालियत को हम खाम कौमी पैदावार कहते हैं। अब यहाँ जोग्राफ़ी हदूद का लफ्ज़ के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, इसका मतलब यहाँ पर कौमी पैदावार की ही बात हो रही है। आप ये दोनों टॉपिक्स पढ़िएगा और फिर जो भी सवालात होंगे वो हम मज़ीद आगे देखेंगे। इनका फार्मूला भी याद रखना है आपने, खाम मुल्की पैदावार का, खाम कौमी पैदावार का, और इनकी तारीफ़, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। ज़्यादातर पेपर में जो क्वेश्चंस भी आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, उसमें या तो इन दोनों की अलग अलग तारीफ़ पूछी जाती है या फिर इन दोनों का फ़र्क पूछा जाता है, मवाज़ना पूछ लिया जाता है कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। बाकी जो यहाँ पर अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और बिलवास्ता टैक्स और सब्सिडीज़ आने सफ़े पर आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये फ़िलहाल इग्नोर कर दें आप, सिर्फ इनकी तारीफ़ और फार्मूला को समझें। वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊँगी।